हाय एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में हमारी क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के सारे सवालों को सॉल्व किया था और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारी बातें सिखाई थी। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर को, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैपेसिटर। और इस चैप्टर से बिलोंग करने वाले सारे के सारे सवाल जो भी थे हमारे जनवरी अटेम्प्ट में, उन सारे सवालों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 7 सवाल आए थे इस चैप्टर से। मतलब आप मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक सवाल था। एक सवाल तो नहीं कह सकता, बट आप मान सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन हर पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। एक एक सवाल आपको 4-4 मार्क दिलवाता है और हर क्वेश्चन को करेक्ट करना आपकी नीड है, तभी जाकर के आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कई बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करें, आपको हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आ जाए। इसी कोशिश के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंड जो पहला क्वेश्चन है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। एंड क्वेश्चन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफराड इज कनेक्टेड टू 100 volt power supply. Now the intermediate space between the plates is filled with a dielectric material of dielectric constant K equal to 2. Due to the introduction of dielectric material, the extra charge and the change in electrostatic energy in the capacitor respectively are. Alright, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक कैपेसिटर है एंड उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू 40 माइक्रोफराड है और इसको हमने एक 100 वोल्ट के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। तब डेफिनेटली कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो जैसे ही हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, कैपेसिटर में कुछ चार्ज का स्टोरेज होगा, कुछ एनर्जी का स्टोरेज होगा। अब कहता है कि जब बैटरी कनेक्टेड थी उसी दौरान उसके दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया गया और मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हमें 2 गिवन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो कहता है कि उस डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो और होगा फ्रॉम द सेल टू द कैपेसिटर, एंड जो एक्स्ट्रा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा, जो चेंज होगा, उसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्ट करने के पहले क्या कैपेसिटर के पास चार्ज की वैल्यू थी और क्या एनर्जी की वैल्यू थी, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि एक कैपेसिटर में स्टोर होने वाली चार्ज की वैल्यू होती है Q इक्वल टू C इंटू V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। और इस फॉर्मूले की मदद से हम पहले कितना चार्ज था उसको निकाल लेते हैं। एंड शुरुआत के चार्ज को मैं Q1 मान लेता हूँ। तो शुरुआत में कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 40 माइक्रोफराड, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड V की वैल्यू हमें गिवन है 100। परफेक्ट। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मिली कूलम। करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 40 का एक 10 भी है। तो 100 इंटू 10 विल बिकम 1000, 1000 इंटू 10 टू द पावर -6 विल बिकम 10 टू द पावर -3, जिसे मैं मिली लिख सकता हूँ। एंड कूलम हमारी चार्ज की यूनिट होती है। नाउ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी कैपेसिटर के पास, उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं U इक्वल टू हाफ CV²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए। हाफ CV² इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट अ कैपेसिटर स्टोर्स बिटवीन इट्स प्लेट्स, है ना। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। और ये जो बेसिकली एनर्जी है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है और इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और शुरुआत में जो एनर्जी थी उसको मैं U1 मान लेता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C की वैल्यू अगेन हमारी है 40 माइक्रोफराड एंड V की वैल्यू 100 है। तो 100 के स्क्वायर की वैल्यू को मैं 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। तो अब देख सकते हैं 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 4 विल बिकम 10 टू द पावर -2, और इस पर्टिकुलर जीरो से मल्टीप्लाई होकर के 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। 4/2 विल बिकम 2 एंड 2 इंटू 10 टू द पावर -1 विल बिकम 0.2। तो शुरुआत में 0.2 जूल की एनर्जी थी उस कैपेसिटर के पास। ये बात यहाँ तक परफेक्ट है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने के बाद होने क्या वाला है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं, तो जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है
उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू थी पहले, दैट इज 40 माइक्रोफराड, इस वैल्यू में अब इंक्रीमेंट होने वाला कैपेसिटेंस का और कितना टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटेंस, 2 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, वो इनिशियल कैपेसिटेंस टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्ट करने के बाद, तो इंट्रोड्यूस कर देने के बाद अब हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई है, तब डेफिनेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी C डैश, which will be equal to dielectric constant into the initial capacitance, जिसकी वैल्यू हमें 40 माइक्रोफराड गिवन है, और डेफिनेटली K की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 40 है, तो ये हो जाएगा 80 माइक्रोफराड। मतलब अब हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू 80 माइक्रोफराड हो चुकी है। अब इस कैपेसिटेंस के बेसिस पे अब उस कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोरेज होगा, चार्ज का स्टोरेज होगा। तो अब हम क्योंकि सेल को नहीं चेंज कर रहे हैं, सेल अभी भी हमारी वही की वही है, तो अब इस 100 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में इस न्यू कैपेसिटेंस में कितना चार्ज और कितनी एनर्जी होगी आगे हम निकाल लेते हैं, फिर हम डिफरेंस की वैल्यू की बात कर लेंगे एंड में। तो नाउ अब हमारा जो फाइनल चार्ज होने वाला है, तो मैं मान लेता हूँ Q2, एंड Q2 की वैल्यू हो जाएगी हमारा बाद का कैपेसिटेंस, दैट इज 80 माइक्रोफराड इनटू जो भी वोल्टेज अभी हमारा है 100 ही है, सो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 8 मिली कूलम। तो ये मेरे बाद का चार्ज की वैल्यू होगी। अब बाद की एनर्जी की वैल्यू को मैं U2 मान लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू हाफ। नाउ बाद में कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गया 80 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड, एंड V की वैल्यू अभी भी 100 है, सो 100 के स्क्वायर की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर से 100 के स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर 4 हो जाएगी। तो अगेन इट इज कमिंग टू बी 0.4 जूल, है ना। ये 0.4 जूल आ रहा है। कैसे, तो आप देख सकते हैं दिस 10 जो 80 के साथ, 80 को अपन 8 इंटू 10 मान लेते हैं, तो 10 इंटू 8 10 टू द पावर -6 विल बिकम 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 4 विल बिकम 10 टू द पावर -1, 8/2 विल बिकम 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -1 विल बिकम 0.4 जूल, है ना। तो ये हो गया। अब हमें पूछा है कि जैसे ही हमने इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज फ्लो किया, तो पहले कितना चार्ज जा चुका था, 4 मिलीकूलम जा चुका था, और अब फाइनल चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 8 मिलीकूलम। तो फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स्ट्रा कितना चार्ज फ्लो किया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट विल बी Q2 माइनस Q1, दैट विल बी इक्वल टू 8 मिलीकूलम माइनस 4 मिलीकूलम, दैट इज 4 मिलीकूलम। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर होगी, जो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी डेल्टा U, दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो इजीली देखा जा सकता है 0.4 जूल माइनस 0.2 जूल, दैट इज 0.2 जूल। और यही दोनों हमारे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होने चाहिए। तो हमको बताना था कितना चार्ज और कितनी एनर्जी में चेंज आएगा। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4 मिलीकूलम एंड एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0.2 जूल। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। तो कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा 4 मिलीकूलम का चार्ज फ्लो होगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी और स्टोर होने वाली है, जो चेंज होने वाली है, दैट इज 0.2 जूल। तो ऑप्शन 3 हमारे इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जो है भी, है ना। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 24 जनवरी 2025, फर्स्ट शिफ्ट, एंड द क्वेश्चन सेज कंसिडर a parallel plate capacitor of area A of each plate and separation D between the plates. If E is the electric field and epsilon naught is the permittivity of the free space between the plates, the potential energy stored in the capacitor is। ऑलराइट, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने कहा कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब बस इसी फॉर्मूले में हमको C एंड V की वैल्यू पुट कर देनी है, और पुट करते हमें आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर C की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जहाँ पर A कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया होता है एंड D प्लेट्स के बीच की सेपरेशन होती है, और एप्सिलॉन नॉट हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। अब V की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है,
और इसको थोड़ा सा डीपली समझना, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। लेट अस से दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट। तो हम जानते हैं पॉजिटिव प्लेट से लेकर के नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्रिएट हो रही है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज को स्टोर करने के लिए हमने इस कैपेसिटर को डेफिनेटली एक सेल के साथ कनेक्ट किया होगा। और मान लेते हैं कि इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू v है, मतलब इसकी जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस v है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारी सेल का है, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी डेवलप होगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होता है जिस तरफ पोटेंशियल में कमी आती है। तो जैसे कि ये हमारी सेल की पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल हाई होती है एंड नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल कम होती है। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगी। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ई गिवन है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिश्ता होना चाहिए, और वो रिश्ता मैं आपको बता दूं, वो रिश्ता है V की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू मस्ट रिमेंबर इन केस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नेचर की होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और कैपेसिटर के केस में, स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होती है, जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नाउ अब मेरे को यहाँ पर V को हटा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी ED, तो V स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ से एक D और एक D को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो फाइनली आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, ऑप्शन 1 ही मुझे करेक्ट दिख रहा है। और अगर देखें तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अब बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि कैपेसिटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म नेचर की होती है। अगर फील्ड वेरिएबल हो तब उस केस में हम लिखेंगे, अगर फील्ड वेरिएबल हो तब उस केस में डेल्टा वी की वैल्यू होती है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, जहाँ पर हम आर को वेरी करते हैं फ्रॉम R1 टू R2। यहाँ पर माइनस बस इतना बता रहा है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस तरफ पोटेंशियल कम 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 होता चला जाएगा। डेल्टा वी इज नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये माइनस वहां से आता है। तो वेरिएबल फील्ड के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करो, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी यूनिफॉर्म होने के कारण, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट डी फॉर लेफ्ट एंड द राइट प्लेट। तो अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, जो समझा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from 24 January 2025 first shift, and the question says a parallel plate capacitor was made with two rectangular plates, each with a length L equal to 3 cm and breadth of B equal to 1 cm. The distance between the plates is 3 micrometer. Out of the following, which are the ways to increase the capacitance by a factor of 10? All right, देखिए आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 5 अलग अलग कॉम्बिनेशंस गिवन है, और आपको ये बताना है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू थी उसकी तुलना में इनमें से कौन से केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 टाइम्स होने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, ए बी सी डी ई, इन पांचों केसेस के लिए कैपेसिटेंस निकालना होगा, और आपको देखना होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कैपेसिटर गिवन है उसकी तुलना में किस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 टाइम्स है, जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हल्का टाइम कंज्यूमिंग है बट आसान है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। एंड ऑब्वियस बात है कि इस पर्टिकुलर केस में इस फॉर्मूले के लिए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसे हम वैक्यूम या फिर एयर लेते हैं। अगर कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट कहा
कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, तो जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना टाइम्स एनहेंस हो जाता है। मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो के टाइम्स हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी, मतलब के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी हो जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि कुछ बोला नहीं अलग से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रिगार्डिंग, तो हम वैक्यूम ही मान करके चल रहे हैं या फिर एयर मीडियम ही मान करके चल रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर डेटा को इस फॉर्मूले में फीड करके सी की वैल्यू निकालनी होगी, और सेम काम हमको फिर इन पांचों केसेस के लिए करना होगा और देखना होगा कि इस कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में किस केस का कैपेसिटेंस 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो कर लेते हैं फटाफट, है ना, थोड़ा समय लगेगा बट अपन कर सकते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को छोड़ देते हैं वैसा का वैसा, इनटू एक बात और देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमको जो प्लेट है उसके लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, एंड सेपरेशन को यहाँ पर हमको माइक्रोमीटर में गिवन है। सेम काम अगर हम देखें तो हर डेटा में जो हमारी लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ हमारी सेंटीमीटर में है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स माइक्रोमीटर में है। तो जरूरत नहीं है कि आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, इधर माइक्रोमीटर को मीटर में बदलो, एक ही सिस्टम में लाने की कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपैरिजन करना है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रख करके सॉल्व कर देते हैं, माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर में रख करके सॉल्व कर देते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि हर केस में यूनिट की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो इसीलिए अब एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 3 इंटू 1 विल बिकम 3, एंड जो सेपरेशन है वो कितना हमें गिवन है, 3 माइक्रोमीटर गिवन है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। मैं यूनिट को लेके कंसर्न नहीं हूँ, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक डेटा जो हमें गिवन है सेम यूनिट के साथ गिवन है, लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स माइक्रोमीटर में, तो मैंने चेंज नहीं किया। तो इट इज कमिंग टू बी एप्सिलॉन नॉट। बस आपको अब ये देख लेना है कि इन पांचों में से किस केस में कैपेसिटेंस 10 एप्सिलॉन नॉट आ रहे। क्यों? क्योंकि हमको बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द वेज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स हमको कैपेसिटेंस बढ़ा जानना है या बढ़ाना है। तो आपको देखना है कि इनमें से किस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो फटाफट चेक करते हैं। तो नाउ इस केस में अगर हम देखें तो मैं ए की बात करता हूँ, यहाँ पे जो भी जगह मैं उसी में सॉल्व करता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो एरिया हो जाएगी 30 इंटू 1 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह में यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 30 टाइम्स हो रहा है, तो इसीलिए ए इनकरेक्ट है ना, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया के लिए 30 इंटू 1 30, डिस्टेंस के लिए 1, इट इज बिकमिंग 30 टाइम्स, बट मुझको कितना टाइम्स चाहिए था, 10 टाइम्स, तो ए इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं बी की। तो नाउ बी के केस में अगेन एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब एरिया की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमको डिवाइड करना है 30, तो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 10। तो 10 टाइम्स एनहेंस नहीं हुई, 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई, तो इसीलिए बी भी इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं सी की। सी की बात करते हैं अगेन एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब एरिया की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस दिया है हमें 3 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं देखूं तो 30/3 की वैल्यू 10 होती है, सो इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, मतलब सी करेक्ट है। सी के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ रही है, तो सी करेक्ट हो गया। अब डी को चेक करते हैं। सी इक्वल डी केस के लिए हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर भी कैपेसिटेंस 10 टाइम्स रिड्यूस कर रही है, तो डी भी इनकरेक्ट है। आखिरी में ई चेक कर लेते हैं। तो ई के केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया 5 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमें गिवन है 1, तो इस केस में भी हमारा कैपेसिटेंस 10 टाइम्स हो रहा है, मतलब ई भी करेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पांचों में से सी एंड ई के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, जो कि गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से 10 टाइम्स है, और इसीलिए यहाँ पर मैं सी और ई के साथ जाऊंगा। तो सी एंड ई ओनली, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होना चाहिए, एंड इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट यहाँ पर छुप गया है, बट ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, यहाँ पर 1 आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं समझता हूँ इस सवाल आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से हमको इस सवाल को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है, एंड क्वेश्चन है टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी
charge time graph is shown below for the two capacitors. The energy stored with them are U1 and U2 respectively. Which of the given statements is true? ठीक, मैं समझाता हूँ. यहाँ पर हमको बोला है कि दो कैपेसिटर है एंड दोनों को कनेक्ट किया है हमने पैरेलल में. यहाँ पर साफ साफ कह रहा है पैरेलल में. और मैं बता दूँ कि जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं दो एलिमेंट्स को, दो इक्विपमेंट्स को या दो कैपेसिटर को, उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है. मैं ये कहना चाहता हूँ व्हेन टू इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे विल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस और दे विल हैव द सेम वोल्टेज. मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो दोनों कैपेसिटर्स थे उनको जब हमने पैरेलल में लगाया तो दोनों के पास रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो सेम रहेगी. दोनों के पास V सेम है, वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. और अब हमें ग्राफ भी गिवन है और इस ग्राफ को जज करके बताना है कि C1 C2 में कौन बड़ा है, U1 U2 में कौन बड़ा है, जहां पर U1 एंड U2 उनमें स्टोर होने वाली एनर्जी है. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि V दोनों के लिए सेम है. जहां तक एनर्जी का सवाल है तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं U इक्वल टू हाफ CV². और क्योंकि दोनों कैपेसिटर के पास रहने वाला वोल्टेज V सेम है इसीलिए U की वैल्यू C के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो जिसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा उसकी एनर्जी बड़ी होगी, जिसका कैपेसिटेंस छोटा होगा उसकी एनर्जी भी छोटी होगी. और इसलिए यहाँ पर हमको सिर्फ C को जज करना है. C को जज करते U की जजमेंट अपने आप हो जानी है. तो अब C की बात करते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों को अगर देखें तो वोल्टेज तो सेम दिया गया है ना. यहाँ पर मैं लिख देना चाहूंगा बोथ हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अब दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो सेम मिली, V की वैल्यू तो दोनों को सेम दिया, बट अगर आप देखेंगे तो C2 के केस में अगर आप देखेंगे इट इज हैविंग मोर चार्ज. जितना पोटेंशियल डिफरेंस C1 के पास था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के पास था. बट सेम वोल्टेज के बाद भी सेकेंड कैपेसिटर ने जो चार्ज की वैल्यू स्टोर की है वो C1 की तुलना में ज़्यादा है ना, जो ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है. एंड अगर हम जानते हैं कि जो Q की वैल्यू होती है वो CV होती है. करेक्ट बात है. और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों कैपेसिटर के पास V की वैल्यू सेम है तो मैं लिख सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसी के पास ज़्यादा चार्ज आना चाहिए. C1 के पास रहने वाला चार्ज छोटा है, C2 के पास रहने वाला चार्ज बड़ा है. Q2 अगर C2 का चार्ज है, Q1 अगर C1 का चार्ज है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ Q2 इज मोर देन Q1. implies that C2 is more than C1. अगर Q2 बड़ा है तो C2 बड़ा होगा क्योंकि Q और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ C2 is more than C1 which will make U1 less than U2 और which will make U2 more than U1. है ना. तो जितना ज़्यादा C उतना ज़्यादा U और जितना ज़्यादा Q उतना ज़्यादा C. तो इसीलिए हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकेंड कैपेसिटेंस फर्स्ट से बड़ा है एंड इसी कारण से सेकेंड के पास रहने वाली एनर्जी भी फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा होगी. तो C2 मोर देन C1, U2 मोर देन U1 के साथ जाएंगे और देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा. तो C2 मोर देन C1, U2 मोर देन U1. ऑब्वियसली ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होना चाहिए एंड ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है. मैं समझता हूँ कि आपको ये बात क्लियरली एकदम समझ में आ गई होगी, सवाल आपको सॉल्व करना आ गया होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आया है. क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 माइक्रोमीटर. द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. और इस तरह के सवाल अगर जेईई में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इनमें स्कोर कर लेना चाहिए. बहुत बहुत आसान से क्वेश्चन हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप बिल्कुल मुझे फॉलो करते हुए आप आपकी जो भी वीकनेसेस है उसको आप दूर करने की कोशिश करिए. आप डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे. तो मैं बता दूं कि जो एनर्जी डेंसिटी है किसी भी कैपेसिटर की उसको निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल u से. अगर मैं एनर्जी डेंसिटी को शो करूं ये होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पे मैं VOL लिख देता हूँ ताकि V का पोटेंशियल डिफरेंस ना मान बैठे. तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली दैट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम. और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जहाँ पर ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एप्सिलॉन नॉट हमारी
परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, कैपेसिटेंस की जानकारी है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी जानकारी है, एंड प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी मालूम है। तो जस्ट आप याद करिए, थोड़ी देर पहले जो सवाल मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D होता है, जहाँ पर D हमारी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है। कहा था कि नहीं कहा था? तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखिए, तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी है, यहाँ पर आपको प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी मालूम है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। जहाँ तक इस कैपेसिटेंस का सवाल है, इसकी हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेसिटेंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले से E की वैल्यू हो जानी है V/D, जहाँ पर V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फाइनली मैं आंसर के काफ़ी क्लोज हूँ। तो इट इज हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, और E की वैल्यू क्योंकि V/D है तो ये हो जाएगा V²/D स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आंसर। तो इट इज हाफ इंटू, नाउ जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। नाउ जहाँ तक V का सवाल है, V की वैल्यू हमें 20 गिवन है, तो 20 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय, जहाँ तक D का सवाल है, D की वैल्यू हमें 1 माइक्रोमीटर गिवन है, तो D स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइक्रोमीटर का स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमको D स्क्वायर की वैल्यू मिली। 10⁻⁻12 10⁻⁻12 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 2 जीरोज भी हैं। इट विल बिकम 885 इंटू, यहाँ पर बचा मेरे पास 4/2 विल बिकम 2। तो फाइनली द आंसर इज 5 इंटू 2 इज 10, कैरी इज 1, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17, कैरी इज 1, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17। तो फाइनली इतनी जूल पर मीटर क्यूब की एनर्जी वहाँ पर स्टोर होगी। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, इसको मैं राउंड फिगर 1.77 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। एंड अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन 1 यहाँ पर एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू ही है, जिसको मैं नियरली, है ना, नियरली कितना लिख सकता हूँ? 1.77 को मैं लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आ रहा है। 1.8 इंटू 10⁻³ ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि जो डेटा यहाँ पर हमें गिवन है, जो हमको आंसर गिवन है, उस आंसर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न लेकर के इसे 9 इंटू 10⁻⁻12 लिया गया है, और इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो 1800 जूल पर मीटर क्यूब आ रहा है, और 1.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब आ रहा है। समझा जा सकता है ना? बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। मेरा आंसर 1770 जूल पर मीटर क्यूब आया था, विच इज 1.77 इंटू 10⁻³ विच इज नियरली इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट है ना? यहाँ पर 9 ले लिया गया था 8.85 की जगह में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर C की जरूरत नहीं थी, बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से आया है, एंड क्वेश्चन है अ कैपेसिटर C1 इक्वल टू 6 फराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0 इक्वल टू 5 वोल्ट यूजिंग अ 5 वोल्ट बैटरी। The battery is removed and another capacitor C2 equal to 12 microfarad is inserted in place of the battery. When the switch S is closed, the charge flows between the capacitors for some time until equilibrium condition is reached. What are the charges Q1 and Q2 on the capacitors C1 and C2 when equilibrium condition is reached? देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं, जो आपको इस सवाल को सॉल्व करने में काफ़ी आपको इस सवाल को सॉल्व काफ़ी मदद करेगा, और आप काफ़ी इजीली इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 है, जिसको ऑलरेडी हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया था, और इसके पास हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन भी कर दिया था।
अब जिस बैटरी से हमने इसको चार्ज किया तो उस बैटरी को निकाल के एक दूसरे कैपेसिटर को लगा दिया और ये अनचार्ज्ड है और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें 12 माइक्रोफैराड गिवन है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने स्विच एस को क्लोज किया और क्योंकि मेरा C1 अब हाइयर पोटेंशियल में है और क्योंकि C2 के पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस से या हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस की मूवमेंट हुई और तब तक हुई जब तक C1 एंड C2 अल्टीमेटली वापस से सेम पोटेंशियल को गेन ना कर लें। देखिए स्विच एस को क्लोज करने के पहले C1 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट इज 5 वोल्ट, एंड C2 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 0, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं था, इसको किसी भी तरह से कहीं से भी हमने कनेक्ट किया हुआ नहीं था, ये एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर था। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि C1 के पास हाइयर पोटेंशियल है एंड C2 के पास 0 पोटेंशियल है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट हो जाएगी और इस तरह से होगा क्या कि C1 के पास रहने वाला कुछ चार्ज C2 की तरफ ट्रांसफर होगा और तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, मतलब जब तक इन दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू सेम ना हो जाए, जब तक इन दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती तब तक चार्जेस की मूवमेंट C1 से C2 की तरफ होती रहेगी और उसी को यहाँ पर इक्विलिब्रियम से समझाया जा रहा है। तो जो पोटेंशियल इन दोनों की बाद में हो जाने वाली वो सेम होगी, क्योंकि हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज तब तक फ्लो करती है जब तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो अब C1 एंड C2 दोनों की पोटेंशियल सेम होने वाली है और इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। एंड कॉमन पोटेंशियल का एक डायरेक्टली फॉर्मूला, एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना चाहिए। मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, आप याद कर लेंगे तो इस सवाल को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आराम हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए उस कॉमन पोटेंशियल को हम सिंबल V से शो करते हैं एंड V को निकालने का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्मूला मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ना दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि भैया जो दो कैपेसिटर्स थे जिनको आपस में हमने कनेक्ट किया, हालांकि इस सवाल में एक अनचार्ज्ड है और दूसरा चार्ज्ड है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किए गए दोनों चार्ज्ड हों, है ना, मतलब C1 एंड C2 हो सकता है दोनों इनिशियली चार्ज्ड थे और उनको तब हमने कनेक्ट किया। अब दो बातें यहाँ पर क्या हो सकती हैं, दो केसेस क्या हो सकते हैं कि हमने दोनों कैपेसिटर्स की या तो लाइक प्लेट्स को कनेक्ट किया है या तो अनलाइक प्लेट्स को कनेक्ट किया है। और ये जो फॉर्मूला है ये तब होता है जब लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, व्हेन लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड। बोलना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लिया जाए मेरी पहली कैपेसिटर है, इसकी पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट है, ये सेकेंड कैपेसिटर है जिसकी ये वाली पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और दोनों के पास कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है मान लेते हैं। तो क्या किया हमने, दोनों की पॉजिटिव प्लेट को आपस में कनेक्ट किया और दोनों की नेगेटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया। तब जो कॉमन पोटेंशियल होगा, जब दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू जब सेम हो जाएगी, उसी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर V1 क्या है, हमारी फर्स्ट कैपेसिटर की इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, V2 क्या है, हमारी सेकेंड कैपेसिटर की इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है क्योंकि दोनों की पोटेंशियल फाइनली सेम होने वाली है। नाउ अब अगर मान लेते हैं अनलाइक चार्ज को हम कनेक्ट करते हैं, अनलाइक प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं, व्हेन अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को सेकेंड कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया है एंड फर्स्ट कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है। तब क्या होगा, अब हम इस बात को समझना चाहते हैं। तब कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बस यहाँ पर जो प्लस था वो यहाँ पर आकर के माइनस हो गया है। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल when unlike plates of the capacitors are connected, and this formula will be used when like plates of the two capacitor will be connected। बट अगर मैं देखूं, मुझे जो सवाल गिवन है उसमें तो मेरा सेकेंड कैपेसिटर के पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, मीन्स V2 0 है ना। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो या फिर इस फॉर्मूले को यूज करो, क्या फर्क पड़ जाना है, क्योंकि V2 की तो वैल्यू अल्टीमेटली मुझे 0 ही पुट करनी है और इसीलिए हमारे इस सवाल के लिए दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है, बिकॉज वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V2 इक्वल टू 0। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ मैं इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ता हूँ। तो नाउ C1 की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, तो अब देखेंगे C1 की वैल्यू 6 है,
C2 की वैल्यू 12 है, V1 की वैल्यू 5 है, V2 की वैल्यू हमारी 0 है। तो सॉल्व कर देते हैं, हमको कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12। So now finally we are getting 6 into 5 is 30 divided by 6 plus 12 is 18। अगर इसको मैं 6 से रिड्यूस करूं, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो इतना मुझको कॉमन पोटेंशियल मिल रहा है। 5/3 वोल्ट हमारी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर के पास कितना चार्ज फाइनली बचेगा एंड सेकेंड कैपेसिटर के पास फाइनली कितना चार्ज रहेगा। तो नाउ अब Q1 है, यहाँ पर हमको बोला था लेने के लिए, है ना, जो फाइनल चार्ज है हमारे दोनों कैपेसिटर्स के पास, उसको Q1 Q2 से शो किया गया है। तो फाइनली यहाँ पर Q1 होगा, हो जाएगा C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V। अब मेरे फर्स्ट कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मेरा जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी अब जो फाइनल पोटेंशियल है दैट इक्वल्स टू V, जो कि मेरा कॉमन पोटेंशियल है ना। तो इसीलिए अब इस फॉर्मूले से मुझको Q1 मिल जाएगा। तो C1 की जगह में कितना पुट करूंगा मैं, 6, V की जगह में आ रहा है मेरा 5/3। तो फाइनली 6/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 एंड 2 इंटू 5 विल बिकम 10 माइक्रो कूलम। ये मेरी Q1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q2 के लिए हमारा सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, और अब उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 0 थी अब कितनी हो गई है, अब कॉमन पोटेंशियल V हो गई है। तो इट विल बी C2 की जगह में लिख दूंगा मैं 12, V की जगह में अगेन लिखना है हमको 5/3। तो 12/3 विल बिकम 4, 4 इंटू 5 विल बिकम 20 माइक्रोकूलम। तो इससे हमको आंसर मिल चुका है। फर्स्ट कैपेसिटर के पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज बचेगा, सेकंड के पास 20 माइक्रोकूलम का चार्ज बचेगा। देख लेते हैं। तो 10-20, तो 10-20 आप देख सकते हैं ऑप्शन 3, Q1 इज 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज 20 माइक्रोकूलम। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। आसान नहीं था, बिल्कुल आसान है। और आप चाहें तो इन फॉर्मूले को आप डिराइव भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। इन दोनों को डिराइव करने के लिए हम जनरली करते क्या है, हम इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल को यूज करते हैं ना। इन दोनों ही फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने किस प्रिंसिपल को यूज किया है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्चुअली जब फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड कैपेसिटर के बीच में चार्ज का लेन देन होगा, हाइयर से लोअर की तरफ जब चार्जेस फ्लो करेंगी तब चार्ज कंजर्व्ड रहेगी। मतलब इन दोनों प्लेट्स के पास जो भी नेट चार्ज था शुरुआत में स्विच को क्लोज करने के पहले, बाद में भी सेम रहना चाहिए। इस सिचुएशन में भी जो हमारी सेकंड सिचुएशन है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के पास मिला करके पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल की मदद से हम इन दो फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, जो बहुत आसान होता है। बट याद रखेंगे तो आप टाइम बचा पाएंगे थोड़ा सा, जिससे आपको ज़्यादा सवाल करने में मदद मिलेगी। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। जनवरी सेशन में 2025 जेईई मेन के पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस थे। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ है, 7वां की तरफ हम हैं। फिनिश करते हैं 7वें क्वेश्चन के साथ। एंड 7th क्वेश्चन कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स of radius 10 centimeter is being charged by a constant current of 0.15 ampere. If the rate of change of potential difference between the plates is 7 into 10 to the power 8 volt per second, then the integer value of the distance between the parallel plates is। ऑलराइट, यहाँ पर हमको जो भी यहाँ पर सवाल पूछा गया है, यहाँ पर हमको ये बताना है कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमारे कैपेसिटर है उनके दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। और यहाँ पर हमें माइक्रोमीटर में डिस्टेंस पूछा गया है, तो हमको जो भी वैल्यू आनी चाहिए माइक्रोमीटर में दोनों प्लेट्स के सेपरेशन की, वो हमें यहाँ पर निकाल करके बतानी है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि जो कैपेसिटर के पास स्टोर होने वाला चार्ज है Q, इसकी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स और अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नाउ यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि मुझे चार्ज की जानकारी नहीं, मुझे करंट की जानकारी है और कांस्टेंट करंट है। तो मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट करंट अगर रहा तो Q की वैल्यू I इंटू टी होती है। ये बात आपको बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया जाता है।
अगर किसी वायर में यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही हो, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो, तो किसी टाइम इंटरवल टी में जो चार्ज फ्लो कर जाएगा, जो चार्ज फ्लो होगा, उसकी वैल्यू करंट इनटू टाइम होती है। ये कब यूज करते हैं? जब कांस्टेंट करंट होती है। अगर वेरिएबल करंट हो, अगर करंट चेंज होती जाए, तब उस केस में क्यू को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करते हैं। कैलकुलस हम तब लगाते हैं जब हमारा वेरिएबल क्वांटिटी हो, एलजेब्रा हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारी क्वांटिटी यूनिफॉर्म हो। और क्योंकि मुझको चार्ज के बारे में जानकारी नहीं, मुझे करंट के बारे में जानकारी है, तो इसीलिए मैं क्यू की जगह में लिख देता हूँ आई इंटू टी लिखा जा सकता है। जहाँ तक सी का सवाल है, यहाँ पर क्योंकि हमको प्लेट के एरिया के रिगार्डिंग रेडियस की जानकारी गिवन है, तो मैं सी को एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी लिख सकता हूँ, जो कि हमारा फॉर्मूला है, एंड वी को अपनी जगह पर रहने देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आई को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इंटू वी बाई टी। मैंने क्या किया? एलएचएस में जो करंट से टाइम मल्टीप्लाइड था, उसको मैंने आरएचएस में वोल्टेज से डिवाइड कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, देखिए, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 7 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड। यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितने समय में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आप यूनिट भी देख सकते हैं, वोल्ट पर सेकेंड गिवन है। तो किसी भी क्वांटिटी का जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तब उस क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट में चेंज आ रहा है, किस तरह से वो बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर जो हमको 7 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड है, वो हमें v बाई टी की वैल्यू गिवन है, हमको d की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से आप बता दीजिए d की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए। तो d को मैं एलएचएस में ले लेता हूँ और करंट को आरएचएस में, तो फाइनली हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू वी डिवाइडेड बाई आई इंटू टी। और यहाँ पर मैं v बाई टी को कॉमन ब्रैकेट में रखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, हमको आंसर मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेने को बोला है 9 इंटू 10 टू द पावर -12, करेक्ट। नाउ अब एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल के एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर हमको बोला है 22/7 लेने के लिए, तो मैं ले लेता हूँ इंटू आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, दैट इज 10 टू द पावर -1 मीटर। आर स्क्वायर करूंगा तो 10 टू द पावर -1 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -2। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का हो गया वैल्यू पुट। v बाई टी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? हमें गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड। बस ए की वैल्यू हमको डिनोमिनेटर में शामिल करनी है, और वो कौन है? वो है हमारी करंट आई, और करंट की वैल्यू हमें 0.15 गिवन है। बस इसे ही सॉल्व करना है करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए 7 एंड 7 आपस में कैंसिल हो गए, करेक्ट है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 0.15 से मैं डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 100 मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर मैं नीचे 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो नीचे में 100 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15। अब ऊपर 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से 100 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 900। नाउ अब 90/15 को मैं लिख सकता हूँ 6, बिकॉज 15 6 इज 90, और एक जीरो और बचने वाला है। तो डेफिनेटली इन दोनों को रिड्यूस करूंगा तो मुझे 60 मिलना चाहिए, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। नाउ अब 22 इंटू 6 कर लेते हैं, तो फाइनली आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो 6 इंटू 2 इज 12, कैरीज 1, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 1 इज 13, तो यहाँ पर 132 आ रहा है। नाउ और ये जीरो भी मेरा बाकी है ना, मैं 22 इंटू 6 किया हूँ, तो यहाँ पर मुझको एक जीरो लगा देना चाहिए। इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -2 विल बिकम 10 टू द पावर -14। 10 टू द पावर -14 इंटू 10 टू द पावर 8 विल बिकम 10 टू द पावर -6 मीटर मेरी यूनिट हो जाएगी। एंड फाइनली इसी 10 टू द पावर -6 को मैं माइक्रो भी लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरी वैल्यू आ रही है 1320 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो कितना होना चाहिए? इट शुड बी और इट मस्ट बी 1320 माइक्रोमीटर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1320 होगा। और इसी के साथ हमारा इस पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे, और डेफिनेटली जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी आपकी कोशिश है, उसमें आप कामयाब होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।